हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आज का हम लोग का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, पर ये एक जानकारी है और वो भी है नई शिक्षा नीति पे। मैंने इसका जो हेडिंग देख रहे हो कि 5+3+3+4 क्या है, स्कूली शिक्षा में क्या बदल गया है, बोर्ड परीक्षा में क्या क्या बदलाव हुआ है और क्लास 12 के बाद क्या बदल जाएगा। अब यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें बताता हूँ। देखो, देश को बदलना हो तो शिक्षा को बदलना ज़रूरी होता है, और ठीक है। और मुझे लगता है कि इसी नीति के तहत सरकार ने इसको इस पॉलिसी को रिवाइज करके इसको लाया है। इस पॉलिसी में हम लोग एक एक करके बात करेंगे चारों पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, पर इसके पहले थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो ये है कि जो 1968 में पहला शिक्षा नीति आया था, उसके बाद दूसरा आया 1986 में, ठीक है। और ये तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 2020 में आया है, ठीक है। मतलब इसमें जो अवधि की बात करें तो लगभग 34 साल हो चुका है। और इस शिक्षा नीति को लाने में जो के कस्तूरी रंगन हैं, जो इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के समिति के अनुशंसा पर इसको लाया गया है। आप सब जानते होंगे संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 45 एवं अनुच्छेद 39F में इसके विषय में चर्चा है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्टेट लिस्ट से इसको निकाल करके कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था, ठीक है। और 86 में जो 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A में इसको शामिल किया गया और इसे मौलिक अधिकार का, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसका इसे दर्जा प्राप्त हुआ। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009, ठीक है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य किया गया। और इस पे कई सारे अभियान भी चले उसके बाद, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया या मिड डे मील योजना हो गया, तो ये सब इस पे चला है। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, इस शिक्षा नीति में, ठीक है, कि क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं और वो कितना काम का है। चलो हम लोग पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो स्लाइड हम लोग का है वो है बेसिकली कि ये जो नई जो शिक्षा नीति है इसकी मंजूरी मिल गई है एक, और इसका जो इसके तहत क्या होगा, मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है उसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एक सवाल याद रखना ये, ठीक है। और ये शिक्षा जो नीति है लागू कब होगा, ये 2021-22 में लागू होगा। पूर्णतः ये कब लागू होगा, तो 2040 तक ये पूर्णतः लागू हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। उसमें देखते हैं कि ये 5+3+3+4 क्या है, ठीक है। अब देखो 5+3+3+4 में 5 का मतलब है, ठीक है ना, शुरू के 5 साल, शुरू के 5 साल में 3 साल हो गया LKG UKG प्लस क्लास 1 और क्लास 2 का, ठीक है, जो नर्सरी होता है। तो मतलब ये जो 5 है ये है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी मतलब समझ रहे हो कि प्री प्राइमरी का 3 ईयर LKG UKG KG1, और उसके बाद क्या होता है क्लास 1 क्लास 2, तो इसमें हो गया ये 5 साल, ठीक है। अब इस 5 साल में क्या होना है, मतलब शुरू पहले वाले जो 5 साल है, इस 5 साल में क्या होना है, इस 5 साल में बच्चा कहाँ जाता है, प्ले स्कूल में जाता है। वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में वो भाग लेता है, दौड़ता है, खेलता है, बोलना सीखता है, उठना बैठना चलना सीखता है वो, ठीक है। तो इसमें वही होगा, उसमें उसके वो जो खेल कूद है, जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, उसका शिक्षा में ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 3 साल, ये 3 ईयर, ठीक है ना। इस 3 साल का मतलब क्या है, इस 3 साल का मतलब है क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक, ठीक है। 3 साल तो क्लास 3 से क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, ठीक है, यहाँ तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसमें कहा गया है कि जो लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब शुरू के 5 साल, अब बात की 3 साल 8 साल तक, जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। चाहे वो लैंग्वेज किसी का कोई कन्नड़ हो या कोई मैथिली से हो या कोई मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें इसको पढ़ाना है, ठीक है।
अगर वो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश में पढ़ सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि लोकल लैंग्वेज से क्या होगा, उसका जो इंटरेस्ट है शिक्षा के प्रति बढ़ेगा। क्योंकि मान लो बच्चा दिन भर बोलता है मैथिली, दिन भर बोलता है बिहारी, दिन भर बोलता है मगही, और उस मगही वाले बच्चे को अगर आप पढ़ाना शुरू करते हो इंग्लिश, ठीक है, उसके घर में जाओ, उसकी माँ जो है लाभ बेलना से मारते हैं और जूता से बात करता है लोग। तो जहाँ पे बेलना जूता का बात होता है, और वैसे बच्चे को आप कैसे पढ़ा सकते हो कि उसको अचानक से इंग्लिश में जाकर बम फोड़े, तो ये नहीं हो सकता है। और ठीक है, इसलिए ज़रूरी क्या है यहाँ पे है कि लोकल लैंग्वेज में बच्चा पढ़े, ताकि उसको शिक्षा के प्रति उसका जो रुचि है बढ़ जाएगा। ये एक अच्छा प्रयास है, सार्थक प्रयास है। कई लोग यहाँ पे नेगेटिव भी देखते हैं इसको। कई लोगों का मानना है कि जो बच्चा अगर वो क्लास 5th तक अगर वो पढ़ता है लोकल लैंग्वेज में, तो फिर वो आगे उसको इंग्लिश समझने में दिक्कत होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा अपना मानना है ये नहीं है। ये सरकार का ये प्रयास काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलो इसके बाद आता है नेक्स्ट 3 जो, ठीक है, तो पहला 5 क्लियर हो गया, दूसरा 3 आप लोग क्लियर हो गया। तीसरा 3 क्या है? तीसरा 3 में आता है मिडिल स्कूल। ठीक है, इसमें आएगा क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। ठीक है, अब इसमें क्या होना है, इसमें कहा गया कि भाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बच्चा सीख सकता है, सॉफ्टवेयर सीख सकता है, इंटर्नशिप कर सकता है, या जैसे मान लो अगर अपने क्लास या स्कूल के बाहर भी कोई कोर्स लेना चाहता है उसको कर करके, और अपने रोज़गार जो उसका जो रोज़गार है वो उस तरह कुछ स्किल उसमें डेवलप किया जाए, ताकि उसको उसे वो अपने जीवन में खुद निर्णय ले सके, अपना रोज़गार खुद पैदा कर सके। इसका ऑब्जेक्टिव ये है। इसके साथ साथ स्कूल में इसको जो अन्य जो भी विषय हैं वो सारे विषय, चाहे विज्ञान हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, वो सारे विषय भी इसमें पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हम लोग हैं आखिरी के 4 का मतलब क्या है। देखो आखिरी के 4 का मतलब है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, अब इसमें क्या होना है बेसिकली, अब तक हम लोग मान लो पहले 2 तरह का यहाँ पे तनाव था। एक था कि 10th करने बच्चा 9th में गया, फिर बच्चा 10th में गया। जब वो 10th में जाकर जब फॉर्म भरता है बोर्ड का, तब जाकर सीरियस होता है। क्योंकि 9th में सीरियस नहीं होता, वो 10th में जाकर सीरियस होता है। वो भी बोर्ड के टाइम में होता है, फॉर्म भरने के बाद होता है। यहाँ पे कई चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, उसका एज क्या भरें, क्या लिखें। फादर जाकर अब सीरियस हुआ कि भाई बच्चा का अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो उसका 10+2 में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। दूसरा होता है 12 में जब बच्चा जाता है, तब वहाँ पे 11th में जब जाता है तो वो तय कर पाता है कि अब उससे विषय क्या लेना चाहिए जीवन में। वो साइंस स्ट्रीम में जाए या आर्ट्स में जाए या कॉमर्स में जाए। लेकिन अब क्या होगा, जब वो बच्चा 9th में जाएगा, ठीक है, अब उसको 9th में ही वो अपना विषय का सिलेक्शन कर सकेगा। प्लस जो बोर्ड का जो तनाव था, जिसमें बच्चे कई सारे आत्महत्या कर ले रहे थे, अब उस तरह का कोई तनाव यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, प्लस इसमें एक चीज़ और है, अब यहाँ पे जो बच्चे जो सिर्फ एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के बाद जो पढ़ रहे थे, अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। ठीक है, बल्कि वो उसे अब पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रति साल जैसे मान लो 9th है तो 9th में 1 साल लगता है, तो इस 1 साल में उसे 2 सेमेस्टर होंगे, यानी 1 साल में 6 महीना पे 2 बार परीक्षा होगा। ठीक है, और प्लस में उसका एक्स्ट्रा एक्टिविटी, व्यवहार, इन सबको भी काउंट करके उसका एक फाइनल मार्कशीट तैयार किया जाएगा। और उस फाइनल मार्कशीट वो जो 9th में भी होगा वही काम 10th में होगा, वही 11th में, वही 12th में भी होगा। ठीक है, और इन सब के आधार पर ठीक है ना, उसको मार्कशीट दिया जाएगा। अब है, ठीक है, तो यही सारी बातें हमने आगे भी के स्लाइड में किया है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये सब क्या होगा, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और अगला स्लाइड है हम लोगों का कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो बदलाव हैं। ठीक है, इस बदलाव से बच्चों पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि भाई बोर्ड में क्या क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, और मैंने बोर्ड तक बात आपको बता दिया कि भाई बोर्ड में होना क्या है एक्चुअली, और अभी क्या चल रहा था। ठीक है, और इसके अलावा आप चलते हम लोग हैं कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में क्या होना है, मतलब बोर्ड के बाद, ठीक है, ग्रेजुएट जो होता है मतलब 12th के बाद क्या होगा, क्या बदल जाएगा। देखो 12th के बाद जो बदलाव होना है वो आता है हम लोग के यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन को लेकर के। कई जगहों पे 12th के बाद कॉलेज में जाता है बच्चा, या कई जगह पे बोर्ड के बाद जाता है कॉलेज में। तो एडमिशन को लेकर के बड़ा सा चैलेंज था हमारा कि एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन का आधार पहले क्या था भाई, मार्क्स का परसेंटेज कितना आया है, और परसेंटेज तय होता है 2 चीज़ों पे। अलग अलग बोर्ड है, कहीं पे बिहार बोर्ड है, कहीं पे यूपी बोर्ड है, कभी CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, अपने अपने बोर्ड हैं। अलग अलग बोर्ड में परसेंटेज भी अलग अलग होते हैं।
ठीक है। जैसे मान लो बिहार उहार बोर्ड में क्या होता है, बच्चे को नंबर ही नहीं आते थे, खास करके कब, जब मान लो कोई बच्चा को, क्योंकि जैसे लैंग्वेज उसका अगर अच्छा नहीं तो हिंदी वाले टीचर हिंदी में नंबर काट लिए, संस्कृत वाले संस्कृत में नंबर काट लिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नंबर काट लिए, मैथ वाले नंबर पूरे काट लिए। अब बच्चा इसमें करे तो करे क्या, ठीक है। और दूसरा कि अगर नहीं हुआ तो उनको बच्चा को पास करवाने के लिए पूरा घर चीट को पुर्जा को लेकर के सीढ़ी छत दीवाली खिड़की सब पे खड़ा हो जाता था, ठीक है। ऊपर से फिर व्यवस्था ये हुआ कि भाई नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर जो जहाँ पे पेपर चेक करने वाले उनके घर पहुँच जाते थे हम लोग, ठीक है, कि नंबर बढ़ा दीजिए। लेकिन फाइनली हुआ क्या, उस वैसे पढ़ाई से बच्चों को क्या भला हो रहा था। अब गवर्नमेंट ने उसको उन बच्चों को भी मौका दिया है कि जिन बच्चों का परसेंटेज अगर अच्छा नहीं आया हुआ है तो वो बच्चे अब एक एग्ज़ाम होगा, कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। और इस टेस्ट के द्वारा वो मार्क्स लाएगा, प्लस उसका जो फाइनल मार्क्स जो मार्कशीट तैयार हुआ है उस मार्कशीट प्लस उसका कैट का रिजल्ट दोनों को मिला करके उसे उसके इच्छित जो इंस्टीट्यूशंस होगा वहाँ पे उसके रैंक के हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, दिल्ली या पूरे देश भर में जो भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, चाहे DU हो, चाहे BHU हो, चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हो, इन सब में उसको एडमिशन मिल सकेगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि इसके बाद और क्या इसमें बदलाव होने हैं इस शिक्षा नीति के बाद। देखो इस शिक्षा नीति के एक इसका जो दूसरा जो ये होगा कि दुनिया भर के जितने भी प्रतिष्ठित जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इनवाइट किया गया है सरकार ने कि आप भी हमारे यहाँ आकर के कैंपस अपना अपना लगाइए, कॉलेज अपने अपने लगाइए, ठीक है। तो उनको एक फ़ायदा मिलेगा ये। उसके बाद इसमें जो डिग्री जो मिलना है, जो लिया है बच्चों ने, कई बच्चे हैं कि भाई अपने जब लास्ट जो मैंने कहा था 4, तो उसमें जैसे मान लो किसी बच्चा ने अगर कोई बच्चा जाता है और वो बच्चा, हाँ, तो जब कोई बच्चा जाता है कॉलेज में और तो कॉलेज में अब उसे क्या क्या चेंजेस मिलेगा। पहला चेंज तो ये मिलेगा कि भाई दुनिया भर के 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी आएगा, यहाँ पे अपना अपना कैंपस लगाएगा, अपने अपने तरह की शिक्षा को लेकर के आएगा, लैंग्वेज को लेकर के आएगा, तो उससे वो सीख सकेगा। लेकिन जो डिग्री वाली बात थी कि भाई पहले क्या था कि कोई बच्चा कॉलेज में गया, 1 साल नाम लिखाया, घर में किसी कारणवश या इकोनॉमिक फिनांस के कारणवश वो अपने लोकल शहरों में नहीं रह सका, वो कॉलेज छोड़ के आ गया, अपना कोई काम ढूंढने लगा। अब उसका वो जो 1 ईयर या 2 ईयर था वो ख़राब हो गया। तो उससे निपटने के लिए अब क्या हुआ है कि जो पहले 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम था उसको अब 4 ईयर कर दिया गया है। एक परिवर्तन ये हो गया कि 3 ईयर का जो प्रोग्राम है उसको अब 4 साल का कर दिया गया है, जिसमें क्या होगा, कोई बच्चा पहले साल में अगर पढ़ाई करके और छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा ज़रूर। कोई बच्चा मान लो 2 साल करके छोड़ दिया तो फिर उसको डिप्लोमा मिलेगा 2 साल का। अगर कोई बच्चा 3 साल करके तब छोड़ता है तो डिग्री उसको ग्रेजुएशन वाला मिल जाएगा जो पहले मिलता था। अगर बच्चा 1 साल और वहाँ पे मतलब चौथा साल भी पूरा करता है तब वैसे बच्चे को रिसर्च वर्क का मौका मिलेगा, ठीक है। और अब जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया उसका कि भाई ग्रेजुएशन का मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ही हो गया। अब अंडर ग्रेजुएट के बाद जब उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, 4 साल जब वो पूरा कर लेता है तब जाता है PG में। तब उसे PG में जो पहले 2 साल लग रहे थे, 4 साल के बाद अब उसको 1 साल लगेगा। पहले क्या था, PG में 2 साल लग रहा था, अब PG में 1 साल लगेगा, क्योंकि उसने 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट करके आया हुआ है। मतलब PG का जो काम है 1 साल का काम उसने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कर लिया है, इसलिए PG में 1 साल लगेगा। तो मतलब कुल मिला क्या हुआ कि अब 4 ईयर प्लस 1 ईयर का PG करेगा। अच्छा, MPhil अब नहीं करना होगा और सीधा उसका एडमिशन कहाँ पे हो जाएगा, PhD में हो। अब वो PhD के लिए इनरोलमेंट ले सकता है वो। तो मतलब 4 ईयर प्लस 1 ईयर और उसके बाद सीधा एंट्री कहाँ खुल जाएगा उसका PhD के लिए, तो जहाँ पे वो अपना हायर रिसर्च को कंटिन्यू करेगा। तो इससे क्या होगा, रिसर्च को फिर से बल देने का प्रयास किया गया है कि रिसर्च में जाए। क्योंकि पहले क्या था, PG करना अलग से, अब आलू अंडर ग्रेजुएट में सीरियस नहीं हुआ, अब PG कई लोग इनरोलमेंट ही नहीं हो पाता था। अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा PG कर सकेगा। क्यों? क्योंकि जब वो रिसर्च जो वर्क किया है यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के दौरान, तो अब उसे 1 साल करेगा तो PG मिल जाएगा अब उसको, इसलिए वहाँ पे ये करना है।
अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और जो बड़ा परिवर्तन है, वो परिवर्तन क्या हुआ है, ठीक है। देखो इसमें हमने यहाँ पे एक स्लाइड में हमने कुछ बातें भी शामिल किया है लिख करके, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला जो होगा 2 साल का मास्टर, उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है, लेकिन जो 4 साल का डिग्री कोर्स कर लिया उसके लिए 1 साल का मास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बातों को यहाँ पे पढ़ लोगे, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई एजुकेशनल जो प्रोग्राम उसमें क्या क्या चेंज, कौन रेगुलेट करेगा, उसमें चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। तो पहला रेगुलेशन जो अब तक जो हमारे यहाँ क्या था कि यूजीसी था, ठीक है, या एनसीटीई था या एआईसीटीई था, इसको ख़त्म करके एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में एक हायर रेगुलेटरी बॉडी को बनाया जाएगा जो सारे एग्ज़ाम को रेगुलेट करेगा, ठीक है। दूसरा, इसमें जो शिक्षण का जो अप्रोच होगा वो क्या होगा। शिक्षण का अप्रोच में मैं पहले ही बताया हूँ और फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ अप्रोच ये होगा कि जो भी बड़े संस्थान हमारे पास है, जहाँ पे सिर्फ मान लो एक ही चीज़ की पढ़ाई होती है, जैसे मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, मेडिकल कॉलेज मेडिकल की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इसमें ये बनाया गया कि मेडिकल और लॉ को छोड़ करके शेष जो भी मैनेजमेंट का कॉलेज है या इंजीनियरिंग का कॉलेज है, उन सब में भी अन्य विषयों को डाला जाए, ठीक है। उन सब में अन्य विषयों को डाला जाए, चाहे वो ह्यूमैनिटी का हो चाहे वो कॉमर्स का हो। और अब एक बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो अगर उसका इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटी पढ़ने का तो ह्यूमैनिटी भी पढ़ सके, ठीक है। प्लस अब इस पे एक बहस यहाँ शुरू हो सकता है, क्या इन संस्थानों का जो ऑटोनॉमी था क्या वो डाइल्यूट होगा, या जो जैसे रेगुलेटरी जो बॉडी था अलग अलग, क्या वो डाइल्यूट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे डाइल्यूशन की बात नहीं, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मिशन हमारा है वो है क्रिएशन का, जॉब क्रिएटर बनने का। और एक जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम उसका अगर बेहतर उपयोग चाहते हैं तो हम क्यों नहीं करें। और यहाँ तक कि आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी खड़गपुर है, इन सब ने भी एक जो विल है ये दिखाया है। और इन लोगों ने तो कुछ लोगों ने तो अपने ह्यूमैनिटी भी स्टार्ट भी कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे एक फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ पे हम इस तरह के कोर्स को हम शुरू कर सकेंगे। और इससे क्या होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी सारे बड़े चेंजेस होंगे और जॉब क्रिएटर यहाँ जो है वो बन सकेगा। दूसरा कि हम लोग एक और बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ऑनलाइन जो एजुकेशन है इसका फैसिलिटी भी हमें यहाँ पे बढ़ाने की बात हम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन जो एजुकेशन है इस पर भी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। और विद्यार्थी पे जो हमारा जो फोकस है वो फोकस बना रहेगा। और सारे जो मैंने बात कहा इसको चाहो तो आप ठीक है इसको समराइज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होगा, क्या फार्मूला है, क्या क्या चेंजेस होंगे। और इस वीडियो कुछ बात ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं पे अब समाप्त कर रहा हूँ। और चलो आप लोगों को वंस अगेन थैंक यू। और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों में इसको लाइक कर देना, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन और कहते रहूँगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वैसे ही अपलोड के बाद आपको मिल सके, इसलिए जिनको जो भी इंटरेस्टेड लोग हो वो सब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो मैं थैंक यू बोलता हूँ, बाय।